ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मध्याह्नकालीन प्रणाम। आज की कक्षा में हम कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरिलेशन का कंसेप्ट क्या है, कोरिलेशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोरिलेशन का क्या रोल होता है और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। हम जो कंप्यूटेड कोरिलेशन वैल्यू है उसको क्रिटिकल टी वैल्यू से कंपेयर करके कैसे रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं स्लाइड शेयर करता हूं। तो दोस्तों, जब हमें दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध की हद और दिशा पता करनी होती है, तब हमें कोरिलेशन निकालने की जरूरत पड़ती है। यानी कोरिलेशन डील्स विद द एक्सटेंट and the direction of relationship between two or more variables. The computation of correlation tells us about the intensity and the direction of relationship. And we are talking about the simple correlation at first, but as the doctoral students, your study should not be confined to the simple correlation. You have to move little ahead. You have to look at the concept and computation of partial correlation and multiple correlation too. You may be interested to design the research tool, questionnaire, inventory, rating scale, etc. for their validation and establishment of reliability, validity, and decision regarding the factors of any variable. You have to go through factor analysis. तो जब आप फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे केवल सिंपल कोरिलेशन की बात नहीं आती, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन की बात भी आती है, तो आपको उसको भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल कोरिलेशन की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आज इसमें हम दो वेरिएबल को लेके चलेंगे। यानी हमारा जो विषय होगा उसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैसे निकालें, उसकी बात को चर्चा का विशेष केंद्र बिंदु बनाएंगे। और उसमें भी आज का जो मुख्य विषय है पियर्स कोरिलेशन। जब हम दो वेरिएबल्स के बारे में कोरिलेशन निकालते हैं तो कोरिलेशन निकालने के दो विधि वहाँ पर आते हैं। एक का नाम है पियर्सन कोरिलेशन, दूसरे का नाम है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पियर्स कोरिलेशन और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन में क्या अंतर होता है, कहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कंप्यूटेशन करना है, कहाँ पे स्पेयरमैन का करना है। और हम पियर्सन को करते हैं तो इसके कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या है, फॉर्मूला क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे इंजेक्ट कर देता हूँ ताकि आप पढ़ते समय होशियार रहें और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस तकरीबन एनोवा से ही मिलता है।
यानी ऐसा कहा जा सकता है एनोवा का ही दूसरा वेरिएशन है। तो आप कोशिश करिए कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और कोरिलेशन के बीच में क्या संबंध है। In fact, the correlation coefficient is a ratio between the predicted variance and the total scores as a ratio between variance in scores. If the ratio is low, the null hypothesis cannot be rejected. And usually we denote the correlation coefficient, I mean the Pearce correlation coefficient by R. जो हम पेयरसन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं उसको स्मॉल आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और ये वास्तव में प्रिडिक्टेड वेरिएंस और द टोटल स्कोर प्रिडिक्टेड वेरिएंस और टोटल स्कोर्स एज अ रेशियो बिटवीन वेरिएंस एंड स्कोर्स का रेशियो है। आगे बढ़ता हूं, एक उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करता हूं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो वेरिएबल के बीच में एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप और इवन रिलेशनशिप की डायरेक्शन बतानी हो तो हम दो तरह के कोरिलेशन वहां पे यूज कर सकते हैं, पियर्सन्स कोरिलेशन एंड स्पेयरमैन। तो कहाँ पे स्पेयरमैन यूज करना है, कहाँ पे पियर्सन्स करना है? अगर आपकी डेटा का मेजरमेंट लेवल इंटरवल या रेशियो हो, डाटा का मेजरमेंट लेवल इंटरवल या रेशियो लेवल का हो, तब आपको पियर्सन्स निकालनी है, राइट? अगर आपकी डेटा की मेजरमेंट लेवल ऑर्डिनल है, ये नहीं है, इसके जगह पे ऑर्डिनल है, तब आपको ऐसी स्थिति में स्पेयरमैन में निकालना होगा। तो आज हम पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने की तरीका डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी डेटा इंटरवल और रेशियो स्केल में होना चाहिए। हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में डेटा है, एन अरिथमेटिक टेस्ट and a reading test were administered to 12 children. The arithmetic scores, that is variable A, and the reading scores, that is variable B, are shown in the following table. यानी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो स्कोर्स इन अरिथमेटिक टेस्ट, दूसरा वेरिएबल है द स्कोर्स इन रीडिंग, एंड रीडिंग स्कोर्स, अरिथमेटिक टेस्ट स्कोर्स एंड द रीडिंग स्कोर्स। तो इसको आप वेरिएबल ए वेरिएबल बी मान सकते हैं, इसको आप वेरिएबल वाई, इसको एक्स भी मान सकते हैं। ये आपकी सुविधा के हिसाब से आप कन्वेंशन कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली अभी तो हम वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी मान रहे हैं, जो हमारी स्वाभाविक अभ्यास में है उसमें हम एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो you please look at the arithmetic test score and the reading score. This is variable A, arithmetic score, and it can be treated as A. जैसे आप X लिखते हैं ऐसे ये भी लिखा जा सकता है। Variable B indicates reading score and it has been treated as B. I mean it is denoted by B. So there are 12 participants, 1, 2, 3, 4 up to 12. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितनी है? 12 है, n is equal to 12. अब you just add all these data points in condition A, I mean the
वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी सबको जोड़िए, तो दैट इज सिग्मा ए, इट इज जस्ट लाइक सिग्मा एक्स, and this is sigma b. Again you add all these scores for variable b, that is sigma b. You also compute a cross b, any 32 times 17, 54.13, 60, 68 times 14. So these are the corresponding scores, क्रॉस स्कोर निकालिए। तो इस तरह से आप सबके लिए प्रोडक्ट निकालिए और फिर इस सबको जोड़ दीजिए, तो दैट विल बी सिग्मा ए क्रॉस बी। फिर ये सारे को आप सभी स्कोर्स को अलग अलग स्क्वायर करिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर। इसी तरह से ये सबको आप अलग अलग स्कोर्स को स्क्वायर करिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर, और सबको जोड़ दीजिए, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। ये सबको जोड़ दीजिए, सिग्मा बी स्क्वायर। तो ये सारे वैल्यू आपको पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने में फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और ये मैं आपको समझा चुका हूँ। नीडलेस टू रिट्रेट दिस इंस्ट्रक्शन हियर। Yes, this is the formula to compute the Pearson's correlation coefficient R. ये आपको अपने यादों में लाना पड़ेगा। This is the formula to compute Pearson's correlation coefficient R. R is equal to n sigma A cross B minus sigma A cross sigma B, and the square root bracket n sigma A square minus parenthesis sigma A square parenthesis close bracket, again bracket close, फिर ब्रैकेट, बीच में टाइम्स है, n सिग्मा b स्क्वायर माइनस सिग्मा b होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द मेन फॉर्मूला टू कंप्यूट पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो नाउ इट्स वेरी सिंपल। n12 है, सिग्मा ए क्रॉस बी आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज 9533 माइनस सिग्मा ए, दैट हैज बीन ऑलरेडी कंप्यूटेड, and it was 718 times sigma b again has been computed, and it was 154 square root, and you just substitute the values of each and every term, sigma a square minus sigma a whole square, sigma b square minus sigma b whole square, and after simplification the value of r comes to be 0.28। एक बात आप ध्यान दीजिए, कभी भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 और -1 के बीच में रहता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज रेंज फ्रॉम -1 टू +1। अगर दो वेरिएबल के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है तब r की वैल्यू -1 होती है। अगर दो वेरिएबल के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो r की वैल्यू +1 होती है। अदरवाइज -1 और +1 के बीच में वेरी करती है। और r की वैल्यू मान लीजिए 0.7 से ऊपर है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू तकरीबन 0.5 है तो ये मॉडरेट कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू 0. r की वैल्यू स्मॉलर होगा, लेसर स्मॉलर 0.5 है, तो इसका मतलब ये पुअर कोरिलेशन है।
ये इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है। अब यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम कोरिलेशन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-2। df is equal to n-2. The total number of data points is n, that is 12 minus 2, it comes to be 10. अब आपको टेबल में देखना है कि जो r की वैल्यू आपने 0.28 निकाला है, ये 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम में सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, we have to look at the table to check whether computed value of r is significant or not at different level of significance commencing from 0.05. चलिए टेबल है, और टेबल में यहाँ भी वन टेल और टू टेल दोनों ही कंसेप्ट हैं। अब आपने यहाँ पे जो दो वेरिएबल लिया था उसमें से एक वेरिएबल था अर्थमेटिक टेस्ट स्कोर, दूसरा था रीडिंग स्कोर। अब आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वन टेल का लेना है और टू टेल का लेना है। उसके लिए आपको अपने रिसर्च हाइपोथेसिस में वापस जाना पड़ेगा। अगर आपने हाइपोथेसिस में लिखा है कि अर्थमेटिक टेस्ट स्कोर और रीडिंग स्कोर के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, तो ये राइट टेल्ड वन टेल टेस्ट हो गया। अगर आपने लिखा है कि नेगेटिव होगा, तो ये लेफ्ट टेल हो गया। अगर आपने बोला है कि जस्ट देयर विल बी रिलेशनशिप, you have not declared any direction of the relationship between arithmetic test score and the reading score. That means you have to look at the level of significance related to two टेल। तो यहाँ पे जो रिसर्चर के रूप में हमने हाइपोथेसिस लिया है, रिसर्च हाइपोथेसिस, उसमें हमने ये बोला है कि जिसकी अर्थमेटिक स्कोर अच्छी होगी उसका रीडिंग स्कोर भी अच्छा होगा। इसका मतलब it is the clearly case of पॉजिटिव वन टेल। तो हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वन टेल के लिए देखना होगा। इसमें हम देखते हैं, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 10 थी। हमने डीएफ को 12-2 किया था, दैट इज 10। हमारी कोरिलेशन की वैल्यू कितनी थी? कोरिलेशन की वैल्यू बताइए। कोरिलेशन जो हमने निकाला था आर की वैल्यू, इट वाज 0.28। ओके, it was 0.28, r is equal to 0.28. So look at here, that was the degree of freedom what we were trying to locate here, 10, and this is 0.05 level of significance. अब हमने जो r की वैल्यू निकाला है, ये सिग्निफिकेंट तब होगा जब ये वैल्यू सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जो क्रिटिकल वैल्यू है टेबल में उससे बराबर होगा या ज़्यादा होगा। तो इंटरेस्टिंगली हमारी जो 0.28 वैल्यू है, इससे स्मॉलर है, तो इसमें भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो 10 की वैल्यू, 10 में ये है हमारी टेबल की वैल्यू। और इसमें आ जाइए, आई मीन दी 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, इससे भी कंपैरिजन करने पे वैल्यू कम हो जाता है, और ये सभी से कम है। जैसे आप इसको भी देख लीजिए, इससे कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए, तो 0.05, 0.025, 0.01, 0.005, 0.00005, ये चारों लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस में आपकी आर की वैल्यू कम पड़ रही है। इसका मतलब वी आर नॉट इन अ पोजिशन
टू रिजेक्ट द नॉल हाइपोथेसिस। हम यहाँ पे नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉल हाइपोथेसिस क्या कहता है? हमने जो नॉल हाइपोथेसिस बनाया था उसकी लैंग्वेज क्या थी? देयर इज नो सिग्निफिकेंट relationship between arithmetic test scores and reading scores. That was the assertion of null hypothesis in this case. So the null hypothesis cannot be rejected here because the observed value of r, that is 0.28 for the degree of freedom 10, is smaller for all critical t values for p 0.05, 0.025, 0.01, 0.005 and 0.0005। अब आपको इसी डिसीजन को लैंग्वेज में लिखनी है। So I have already let you know the null hypothesis cannot be rejected here। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। इस तरह से आपको लैंग्वेज में भी लिखना होता है। और अब हमने जो कोरिलेशन निकाला है अरिथमेटिक टेस्ट स्कोर और रीडिंग स्कोर के बीच में, वो कोरिलेशन काफ़ी कम है। दिस टू वेरिएबल्स आर हैविंग वेरी पुअर कोरिलेशन। और एक बात यहाँ पे आपको और समझनी होगी, जो हमने कोरिलेशन देखा है, ये कोरिलेशन जो 0.28 है, ये कोरिलेशन अरिथमेटिक टेस्ट स्कोर और रीडिंग स्कोर के बीच में है, ये काफ़ी पुअर है एंड अगेन इट्स पॉजिटिव। तो 0.28 है, ये अरिथमेटिक टेस्ट स्कोर और रीडिंग स्कोर के बीच का है। इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है, जो इतना है, इट इज़ वेरी पुअर कोरिलेशन है, बट इट्स पॉजिटिव। दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है पुअर है। द इंटेंसिटी ऑफ द कोरिलेशन इज वेरी पुअर बट इट इज पॉजिटिव, राइट? दिस इज द point what we can make here, but statically it's not significant। तो इस तरह से आप पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उसके इंटेंसिटी और डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप की एक्सटेंट है वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये कोरिलेशन की और वेरिएशन होती है। अगर हमारी दोनों वेरिएबल्स का मेजरमेंट अगर ऑर्डिनल में हुआ हो, इंटरवल और रेशियो स्केल के जगह पे अगर ऑर्डिनल में मेजरमेंट किया गया हो, तब आप पियर्सन्स आर नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालना होता है, जिसको हम रो लिखते हैं। दिस इज स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको ये निकालना होगा। आपने मास्टर में भी पढ़ाई करी होगी, आप ये अपने आप खुद पढ़ लीजिए। मैंने आपको पीएचडी के लेवल से हट के पढ़ा दिया है। एनोवा और जो मैंने आपको पहले पढ़ा, it makes sense to teach all this concept and calculations in PhD level. Otherwise, this is the subject matter of UG and PG level. Just you go through review and try to know the concept and computation of Spearman rank correlation and its use in data analysis, right? ये आप पढ़ लीजिए। अब मैं आपको 2 क्लास खाली स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन की पढ़ाऊंगा, और रिग्रेशन में सिंपल रिग्रेशन पढ़ाऊंगा
आपको मल्टीपल रिग्रेशन की भी आइडिया दे दूंगा। मल्टीपल रिग्रेशन की वास्ट एनालिसिस तो कवर नहीं हो पाएगा। बाकी आपको जो मैंने एक ओरिएंटेशन दिया है स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, और हर चीज़ को स्टेप वाइज बताया है, सिखाया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके लास्ट कंक्लूजन तक जाने में हमें क्या क्या करना होता है। इसके अधिक रिहर्सल के लिए आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, और उनमें जो टर्म्स हैं, उनमें जो डेटा है, उसको लेके सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। प्लस जो मैंने आपको एक किताब बताया था पहले बायो स्टैटिस्टिक्स की, शायद मैंने यूट्यूब में कहीं अपने लेक्चर में उस बुक के कवर को थंबनेल के रूप में भी प्रोजेक्ट किया है। उसमें कोरिलेशन, एनोवा, रिग्रेशन से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल जो डेटा हैं वो रियल रिसर्च से, हेल्थ रिसर्च से लिए गए हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उस किताब में जाके जो अलग अलग ये कंसेप्ट और कैलकुलेशन है, उनसे संबंधित सवाल को करें, न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें, तो आपके स्किल और एप्लीकेशन पावर बढ़ेगा, और आप आसानी से फिर इन कंसेप्ट और कंप्यूटेशन को, स्टैटिस्टिकल मेजर को अपने रिसर्च में प्रयोग कर सकेंगे और विवेचना कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं कोरिलेशन की बात यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और क्वेश्चन आंसर के लिए फ्लोर ओपन करता हूँ। आप इसमें कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सुरेंद्र, इसको शॉर्ट ले लेना। आई कुड सी 23 स्टूडेंट्स अटेंडिंग टुडे। लेट मी अनम्यूट ऑल। आपस में बात मत करना, टीवी मत चलाना। फ्लाइट का भी दे रहा होता था, 5 बजे पहुंचा रहा लोग। 3,500 तो ज्यादा लगा कि आधा घंटा लगा होगा ना पहुंचने में। 1 घंटे मैम, 1 घंटे में। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? मैं फ्लोर ओपन करता हूं तो आप सब अपने माइक्रोफोन से बोलना शुरू कर देते हैं। इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस एंड रिवर्बरेशन। ओके, जस्ट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन इफ एनी। अपने आप अनम्यूट करिए, पूछिए। अब कल से 8 तारीख तक क्लास शायद पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। आपके सीनियर्स की सिनॉप्सिस की प्रेजेंटेशन है, तो आई विल बी हेवीली एंगेज देयर टू इवैल्यूएट द रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद ही फिर मैं आपको 2 क्लास रिग्रेशन की पढ़ाऊंगा। अब बाकी चीज़ें आप अपने लेवल पे पढ़िए। मैंने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कवर कर दिए हैं। अब पढ़ाने की कोई सीमा तो नहीं होती पीएचडी में, तो जिसका जैसा रिसर्च होता है उसको उतने ही लेवल पे पढ़ना होता है। अब आप किस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे, किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन होगा, किस तरह का एनालिसिस लगेगा, उसके बाद आपको फिर स्टैट की कौन सी डायमेंशन को ज़्यादा एडवांस में पढ़ना है, तय करना है। और एक सलाह ये दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टैट में सारे की सारी चीज़, हाँ आपको आता हो तो अच्छी बात है, पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं। आपको लगता है कि कहीं थोड़ा सा ये उबाऊ है, तो आप उस एनालिसिस को पढ़ लीजिए जो आपके रिसर्च में यूज होने वाला हो। खैर अभी तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च डिज़ाइन तैयार नहीं होगी। आई मीन जस्ट जब तक आपका सिनॉप्सिस परफेक्टली ओके नहीं होगा, तब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगा कि आपके डेटा एनालिसिस के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट लगाना होगा, कैसे डेटा एनालिसिस करनी होगी। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद आपको जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसको टी टेस्ट लगाना है तो उसको टी टेस्ट के बारे में पढ़ लें, और जिसको फैक्ट एनालिसिस करनी है तो फैक्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ें, जिसको रिग्रेशन लगाना है वो रिग्रेशन के बारे में पढ़े। ऐसा करने पर भी आपका काम चल सकता है।
ठीक है, क्योंकि आप योग से आते हैं, मैथमेटिक्स और स्टैट के स्टूडेंट प्राय नहीं हैं, कुछ तो बीटेक भी हैं, बीएससी करके भी आए हैं मैथ में। तो आप सारी बात को जान लें तो अच्छी बात है। अगर आप कवर ना कर पाएँ तो आपको जो ज़रूरत है उसको आप स्पेसिफिक रूप से पढ़िए, दैट्स माय सजेशन। ओके, क्वेश्चन पूछिए। इसमें हैंड रेज का भी ऑप्शन होगा आई गेस। हाँ रूपम, यू हैव ऑलरेडी अनम्यूटेड, यू हैव एनी क्वेश्चन? भाई कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इसमें भी वही है ना कि हमारा आए तो आए, दूसरे का कैसे? हाँ ये भी है। वही सबसे बड़ी चीज अच्छा तो सीवीपी। मैम आगे कुछ डालने से तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, एलोपैथी को ज़्यादा। चलिए, तो इसमें मैं देखता हूँ कोई न्यूमेरिकल है तो आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली या ये तो मैंने शायद आपको, इसको ज़रा आप शॉर्ट ले लीजिए। यहाँ पे अगेन अर्थमेटिक स्कोर और रीडिंग स्कोर से संबंधित डेटा है। इससे आप पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लीजिएगा। फिर देखिएगा कि ये स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इससे संबंधित आप रिसर्च हाइपोथेसिस, नॉल हाइपोथेसिस भी बनाइए। और जैसा मैंने आपको स्टेप्स बताया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, वो सारा आप करके देखिए। तो ये आपका शेयर नहीं हुआ क्या? जस्ट वेट, मैं होमवर्क आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, या दिस इज द डेटा फॉर योर होमवर्क, जस्ट यू कैन टेक इट शॉर्ट and go through the steps as I told just now. ये कर लीजिए आप। और रिग्रेशन के बारे में पढ़ लीजिए, जब हम दोबारा क्लास में जुड़े रिग्रेशन के लिए तो आपको रिग्रेशन के बारे में फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। और ये किताब है, सब लोग ध्यान से सुन लें, नोट कर लें, डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स विथ एसपीएसएस। ऑथर है एंडी फील्ड। डिस्कवरिंग SPSS विथ स्टैटिस्टिक्स, इसका ऑथर है एंडी फील्ड। इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स और कंप्यूटेशन भी है, प्लस उसको हम SPSS में डाल के कैसे एनालिसिस करें और जो SPSS से रिजल्ट आता है उसको कैसे इंटरप्रेट करें, वो बात बहुत अच्छे तरीके से साधारण भाषा में समझाई गई है। और उस किताब का कवर मैंने आज उसमें लगा दिया है। आज जो आपको कल मैंने काइस्कार टेस्ट पढ़ाया था उसमें थंबनेल लगा दिया है। आई गेस वो किताब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। दैट इज़ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट, देयर कैलकुलेशन एंड द यूज ऑफ SPSS to analyze the data and to interpret the result. सर सर ये SPSS का कितना प्राइस होता है अगर खरीदना हो तो? ये SPSS जो हमने IBM का खरीदा था, हमको 13 लाख में सॉफ्टवेयर मिला था। फिर हमने उसके एसेसरी सॉफ्टवेयर एमओस खरीदा था फैक्ट एनालिसिस के लिए, 5 लाख उसको पड़ा था। इट अमाउंटेड अप्रोक्स 18 लाख पतंजलि में। IBM का है, कॉस्टली सॉफ्टवेयर है।
और आपके अधिकांश जो पीएचडी के गाइड बन रहे हैं उन टीचर को इसका यूज़र दे दिया गया है. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ देम आर यूजिंग इट, but they are privileged to get its installation, and you can use their computer for data analysis. Otherwise it is difficult to purchase SPSS on your personal behalf. हाँ, कोई स्टूडेंट इन दिनों कर लेते हैं, पायरेटेड वर्जन वगैरह भी कहीं से देख लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, वो अलग विषय. ओरिजिनल सॉफ्टवेयर माइंड है हमारे पास. 24 अभी लेटेस्ट ही है, 24 है पतंजलि में. और कोई क्वेश्चन? आपके पास हार्डली 3-4 मिनट है. Let me stop slides here. Okay. अंजलि, अंजलि सुनाई पड़ रहा है? ओम सर. पढ़ती वढ़ती हो, क्लास रेगुलर आती हो? जी सर. वेरी गुड. समझ में आ गया? जी सर. अच्छी बात है बेटा. ये है आदित्य. ये आदित्य, यस सर. सर प्रणाम. प्रणाम बेटा. मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती है? यस सर. अच्छा, समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है. तो 2 दिन हाँ. क्लास नहीं कर पाए थे. नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए था. सर काम आ गया. ओके. वहाँ नेटवर्क नहीं सर गाँव में. चलो मैं सवाल पूछता हूँ. अब ये प्रदीप को पूछता हूँ सवाल. ये प्रदीप, प्रदीप जी सुनाई पड़ रहा है? जी सर. ओम सर. प्रणाम. ये जो मैंने आज आपको बताया पियर्सन कोरिलेशन और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये दोनों में क्या अंतर है? संदीप जी बताइए. संदीप, संदीप माइक्रोफोन ऑन म्यूट है आपका? नहीं, क्या हो उसका? संदीप नहीं. सत्यव्रत, सत्यव्रत आवाज सुनाई पड़ रहा है? करना तो उनको चाहिए कि चलो छोड़ो ऐसी जिंदगी से तो बढ़िया चलो कहीं जान दे, तो वो नहीं जान देंगे. बुढ़े हो जाएंगे, पैर कटा है, गला है, खून बह रहा है. ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं. आई थिंक यू हैव well understood the matter and asking questions. Thank you very much for your kind attention. और कल की क्लास मुश्किलें हो ना, मैंने आपको पहले बता दिया कि 8 तारीख तक जो फ्लो है इसमें काफ़ी टाइम लगता है. इन केस हो पाया तो मैं एडवांस में आपको बता दूंगा. और आपको मैं केवल 2 क्लास पढ़ाऊंगा, हार्डली 2 क्लास पढ़ाऊंगा रिग्रेशन की. बाकी आप अपनी तैयारी कर लीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन. ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड डे. सर रजत सर की क्लासेस नहीं है क्या? कटियार सर से बात करिए. सर